अस्सलाम वालेकुम। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो है आज हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गैसियस स्टेट द नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड स्टेट अकॉर्डिंग टू एमडी कैट 2026 सिलेबस। दो क्वेश्चन हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं, टेक्निकल हैं, सोच के करने वाले हैं कि इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन माउंटेन इज 0.7 एटीएम नॉट 1 एटीएम। यहीं से समझ लगी होगी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स, तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे वाटर बॉयल करेगा, इसका आंसर आपने जो है वो जानना है आज के इस लेक्चर के अंदर। जो हम पढ़ेंगे इंटर मालिकुलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, एवेपोरेशन से रिलेटेड। और इसी तरह जो है वो पिछले साल का ही एमसीक्यू इसी से मिलता जुलता यूएचएस के पेपर के अंदर लोएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास किसका ज़्यादा है, किसका कम है, इसका ज़्यादा है तो इसकी रीज़न क्या है, चार ऑप्शंस में इस तरह से हो सकती है। तो हम जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर सबसे पहले बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनमें कितनी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है। आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के दरमियान वो हमारे पास दो तरह की हो सकती है। वन इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। और बच्चों सेकंड वन इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, the force which holds atoms together in a molecule of a compound, या force between atoms, atoms के दरमियान, किसके अंदर, विद इन मॉलिक्यूल। बच्चों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को होल्ड करने वाली जो फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये इंट्रा जो था ये तो एक ही मॉलिक्यूल में एटम का ताल्लुक था आपस में। जो इंटर है इसका ताल्लुक इंटरनेशनल से है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। बच्चों ये जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बताना ज़रूरी हैं। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जस्ट एक फिजिकल फोर्स होती है हमारे पास, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वीक फोर्स। ये एक केमिकल फोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉपर जो है ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, मतलब ये एक प्रॉपर केमिकल बॉन्ड है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इट इज अ फिजिकल फोर्स। बच्चों अगली बात इसी से रिलेटेड है कि जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज बेस करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है वो किसके साथ होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। बॉन्ड टूटता है, टूट के केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डील्स दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज
बेस्ड, ठीक है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डेंसिटी, ये सारी की सारी जो है ना वो हमारे पास होगी। इसी तरह आपने याद रखना है जो हमारा पहला टॉपिक है, जो मैं आपको बता चुका हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेटेड है, कि बच्चों ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है इसमें क्या आ जाती हैं, ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्डिंग वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ लिए हैं, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड, बट इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। इसमें क्या आ जाती हैं हमारे पास, ऑल टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। बच्चों ये वैन डर वाल फोर्सेस कौन कौन सी, ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे। लाइक डायपोल, डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, जिसको शॉर्टली क्या कहा जाता है, डिबाय फोर्स, डी बाय। आयन डायपोल फोर्स। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाती है, दैट इज कॉल्ड आयन डायपोल फोर्स। और जो आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एलडीएफ फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अब आपके माइंड में होगा कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस में आती है, तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ सब टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही जो है ना वो स्टडी करना है। तो मुझे बताएं ज़रा, एक अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, ऐसे ही मुझे कमेंट के अंदर आपने बता देना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जो सब्सटेंस डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये हमारे पास बनेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्टेट्स ऑफ मैटर का ताल्लुक भी इसी के साथ होता है। हम कहते हैं कि ये फलां सॉलिड है, ये फलां लिक्विड है, तो किस वजह से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहले दैट इज कॉल्ड डायपोल फोर्स। बच्चों नाम से जाहिर है, डायपोल आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ऐसा पोल जिसके ऊपर क्या हो, दो अपोजिटली चार्ज्ड, और दो अपोजिटली चार्ज किस में होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेस्ड पे मॉलिक्यूल दो तरह के हम पीछे पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर नहीं लिया तो उस लेक्चर को आप सुने, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। तो बच्चों आपने याद रखना है कि डायपोल फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्स होती है हमारे पास। सेकेंडली इट इज 1% एज इफेक्टिव, एमसीक्यू में आ जाता है, किसकी निस्बत, एज कोवलेंट बॉन्ड। एमडी कैट का जो टेस्ट होता है वो कॉमन होता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन एक बुक में लिखी है दूसरे में ना लिखी हो। उसने जो क्वेश्चन पूछने होते हैं ना वो कॉमन ही पूछने होते हैं। जैसे ये देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, लोएस्ट वेपर प्रेशर, ये कॉमन है।
इसका ताल्लुक किसी टेक्स्ट बुक के साथ एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ है। 4 ऑप्शन में आपने देखना है किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है बच्चों। डायपोल डायपोल फोर्स जो है पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो एग्जांपल्स के अंदर ही इसकी क्या होगी डेफिनेशन, की पॉइंट आपको मैंने जो है ना वो बता दी है। अब मॉलिक्यूल अगर आप पहचान लेते हैं तो फिर आपके लिए डायपोल डायपोल फोर्स को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। हर पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे ये देखें हमारे पास HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाई दिस HCl इज पोलर मॉलिक्यूल? बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Chlorine is more electronegative, bearing partial negative charge. Hydrogen less positive charge. Positive, negative. बच्चों इस चार्ज सेपरेशन वाले पोल्स को हम क्या नाम देते हैं? डायपोल्स का। So positive end of one molecule attracts the negative end of the other molecule. This electrostatic force of attraction is called डायपोल डायपोल फोर्स। ये जो सॉलिड लाइन है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, केमिकल बॉन्ड है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, डायपोल डायपोल फोर्स है। मैंने एक बड़ी बात आपको बता दी है कि हर वो मॉलिक्यूल जो पोलर होगा उसमें डायपोल डायपोल फोर्स होगी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? ये क्लोरोफॉर्म जो है ना, इसका IUPAC नेम सिंध के टेस्ट में पूछा हुआ था पिछले साल 2025। CHCl3 ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नहीं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक स्पेशल कंडीशन है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसके करीब जैसे ही और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे ही हमारे पास और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल जो कि पोलर होता है इसके करीब आएगा, बताएं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है हमारे पास, कार्बन के क्लोरीन? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नॉट कंप्लीट। कंप्लीट आता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे भी क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। This positive hydrogen attracts negatively charged chlorine and develops an electrostatic force which is called dipole-dipole force. और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। सिमिलरली बच्चे अब कंफ्यूज होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स में। बच्चों याद रखना, जितने भी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं मैं लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उनमें भी कौन सी फोर्स होती है यार? नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर कह रहा हूं डायपोल डायपोल फोर्स, क्योंकि उनमें एक अच्छा खासा कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, क्या करते हैं? डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जरा जल्दी से हम इन फैक्टर्स की बात करेंगे। की पॉइंट आपको बता दिया है कि पोलर मॉलिक्यूल जो है वो डायपोल डायपोल फोर्स रखेगा। बच्चों जैसे कि हमको पता है कि पोलैरिटी का ताल्लुक किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, EN स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बच्चों, डायपोल डायपोल फोर्स की स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ज़्यादा। जब डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा होती है तो फिर हमारे पास जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक किससे हो? मेल्टिंग हीट से हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या हो जाएंगी? ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंट्रोल करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। सेकेंडली डिस्टेंस। बच्चों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी ज़्यादा दूरियां होंगी
उनके दरमियान कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है, इशारा तक नहीं हो पाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होगा बच्चों, डी फोर्स, डी स्टैंड फॉर डाइपोल डाइपोल फोर्स, वो उतनी ही क्या हो जाएगी, वीक। ठीक है, वो मेरे पास से गुजरा और मेरा हाल तक ना पूछा, क्योंकि वो मेरा वाकफ ही नहीं सी। तो बच्चों डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा डाइपोल डाइपोल फोर्स उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बताओ किन मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास बच्चों सबसे क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ, इसी की बेस पे ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, इसी ऊपर वाले फैक्टर की बेस पे सबसे कम किसके अंदर होगी हमारे पास, गैसेस के अंदर। गैसेस में आपको पता है मॉलिक्यूल्स जो है ना दूर दूर होते हैं, तो ये फोर्स क्या होगी, वीक एज कंपेयर टू लिक्विड्स। लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा किन के दरमियान बनती है, सॉलिड्स के दरमियान। ठीक है, तो फिर इनमें फोर्स भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो ये है हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स। सेकंड टाइप ऑफ फोर्स जो हमारे पास आ जाती है दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसमें की पॉइंट जो मेन है वो आपने यही याद रखना है कि डाइपोल एक पोलर मॉलिक्यूल्स होगा और इंड्यूस्ड डाइपोल एक ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पीछे हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, लेस देन 0.5 होता है। तो एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो तो उसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का नाम देंगे। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूंगा तो आप यकीनन जो है इसके बारे में समझ जाएंगे कि जैसे हम कहते हैं ना डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर जो है हमारे पास होती है कुछ क्वांटिटी के अंदर 4 to 8 ppm, सेकेंड ईयर में आप जो है वो पढ़ते हो। तो बच्चों ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है थोड़ी बहुत वाटर के अंदर, ऑक्सीजन तो नॉन पोलर है, हर एलिमेंट जो है वो नॉन पोलर होता है, याद रखना, एक्सेप्ट ओजोन, ओजोन पोलर है और वाटर। Cl2 में यहाँ पे लिख दूँ कुछ भी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ एलिमेंट वाटर के अंदर अगर हम डिसॉल्व होगा थोड़ा बहुत होगा, नॉन पोलर है ना ये ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स डेवलप करके उसमें डिसॉल्व होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसी तरह हम जो है ना वो क्लोरीन को भी डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो बच्चों क्लोरीन एक क्या है, नॉन पोलर, और वाटर एक क्या है, पोलर। तो यही की पॉइंट जो है ना आपने जहन में रखना है। सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसके बाद थर्ड थोड़ी सी बात जो हम करेंगे दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। नाम से जाहिर है कि एक ऐसी फोर्स जो किसके दरमियान एग्जिस्ट करती है, एक आयनिक स्पीशी के दरमियान जिसपे जो है वो हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, और दूसरा जो है डाइपोल से मतलब यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम वाटर के अंदर जैसे डिसोसिएट करते हैं तो एक हमारे पास सोडियम होता है और दूसरा हमारे पास Cl नेगेटिव होता है। तो ये जो सोडियम है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वाटर की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ से एक अट्रैक्शन जो है वो बना रहा होता है। इस अट्रैक्शन को, जिसमें वाटर तो पोलर है लेकिन सोडियम जो है वो आयनिक स्टेट के अंदर है, बच्चों इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, आयन डाइपोल फोर्स। और बताइए जरा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन, द प्रोसेस इन विच सैल्यूट आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह जो क्लोराइड है ये किसके जरिए से जो है ना वो वाटर से अटैचमेंट कर रहा होता है, थ्रू हाइड्रोजन, क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव।
हर साइड से जो है ना वाटर उसको सराउंड करना शुरू कर देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन प्रोसेस। और फिर आपने पढ़ा है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा। बच्चों, now we are moving towards an important intermolecular force that is called instantaneous dipole. Instantaneous dipole induced dipole force. जिसको हम शॉर्टली जो है ना LDF फोर्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये नाम तो नहीं है तो पूरा एड्रेस ही बन जाता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो बच्चों इसको शॉर्टली हम क्या नाम देंगे? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है विच इज शॉर्टली नोन एज LDF फोर्स। तो LDF का नाम आज से जो है ना आपने याद रखना है। जहां कहीं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना डिस्कस करेंगे इसका जिक्र जरूर होगा। बच्चों याद रखना, इट एग्जिस्ट। मेन बात जो है ना इसमें हमारे पास यही है कि इट एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइदर पोलर और नॉन पोलर। ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो क्या हो हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल्स, चाहे क्या हो हमारे पास पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या चाहे हमारे पास क्या हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो ये जो ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है ना मॉलिक्यूल्स का, इनमें प्राइमरी फोर्स नो डाउट पोलर में डायपोल है, पोलर नॉन पोलर में डिबाई है। तो बच्चों इसमें सेकेंडरी फोर्स ये LDF फोर्स भी होगी। और जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो वाहद सहारा है ना वो सिर्फ LDF फोर्स है हमारे पास, मोर सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें तो प्योरली LDF होगी और बाकी सब में एज ए सेकेंडरी फोर्स का जो है ना ये रोल प्ले करेगी। तो बच्चों इसको जो है ना इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का हम नाम देते हैं। अब हम इसको जो है ना एक थोड़ी सी डायग्राम के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत दफा जो है ना वो वर्ड आता है पोलराइजेबिलिटी का। बच्चों इसका आइडिया जो है ना वो फ्रिट्ज लंडन ने दिया था। वो कहता है कि जैसे ही सपोज ये हमारे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती। ये हीलियम की बात कर लें आप, ये हीलियम का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है ना वो भी हमारे पास किसका है? हीलियम का है। दोनों नॉन पोलर हैं। ये जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये इनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, ये जो शेल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। एक और बात भी आपने याद रखनी है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो रिपल्शन की वजह से डेवलप होती है। जैसे ये इसके साथ रिपेल करेगा तो हमारे पास पहले तो ये क्लाउड सिमेट्रिकल था ना, तो रिपल्शन की वजह से ये क्लाउड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अनसिमेट्रिकल। इस तरह से देखो इसमें हमारे पास अब एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चली गई है, उसको हम नेगेटिव का नाम दे देते हैं। दूसरे साइड पे कम है, उसको हम पॉजिटिव का नाम दे देते हैं। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल ये भी इस फॉर्म में चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल ये भी एक और इसी तरह की फॉर्म में चला जाएगा। ये बहुत कम टाइम के लिए होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्यों कम टाइम के लिए होता है? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दोबारा से अपनी उसी कंडीशन में वापस आ जाएंगे। बच्चों ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल जैसे ही एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं, ये वाला नहीं है, ये कोई और पड़ा हुआ है, कोई और हीलियम का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव एंड जो है ना, ये इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो फिर इसके अंदर भी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंडक्ट। तो ये हमारे पास जो है ना एक इंस्टेंटेनियस डायपोल था, जिसमें एक साइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव। और इसके अंदर भी पोलैरिटी इंडक्ट हो गई है। पोलैरिटी इंडक्ट होने की वजह से बच्चों ये भी एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म में चला गया है, लेकिन इसको खींचा है नेगेटिव चार्ज को, तो इसका नेगेटिव पहले वाले के पॉजिटिव के करीब आ जाएगा। बच्चों ये था इंस्टेंटेनियस डायपोल। और ये जो साथ वाला बना है हमारे पास, ये इसकी वजह से इसके अंदर पोलैरिटी इंडक्ट हुई है, तो इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल। तो बच्चों जब ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल बन जाता है, तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, या शॉर्टली नोन एज LDF फोर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, ये आपने ज़हन नशीन करनी है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब बच्चों ये जो हमारे पास पोल्स में जाने की एबिलिटी है ना, डेफिनेशन भी आ जाती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ मॉलिक्यूल टू बी पोलराइज्ड। ये पोलराइज्ड फॉर्म में आने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। यही मेन फैक्टर है जिसके ऊपर ये फोर्स जो है ना बेस करती है पोल्स के बनने की एबिलिटी। याद रखना है, पोलराइजेबिलिटी हमारे पास कहलाती है। अब बच्चों इसमें हमारे पास जो मेन फैक्टर है ना, वो कौन सा ही है, ये पोलराइजेबिलिटी ही है। फैक्टर मेन पोलराइजेबिलिटी ही है, इसको कंट्रोल करने वाले मजीद आगे फैक्टर आ जाते हैं। तो मेन फैक्टर हमारे पास कौन सा है, पोलराइजेबिलिटी। पोलैरिटी नहीं, पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू बिकम पोलराइज्ड। बच्चों याद रखना है, पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, पोल्स जितने अच्छे बनेंगे, LDF फोर्स उतनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। LDF फोर्स ज़्यादा होगी तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब इस पोलराइजेबिलिटी को कंट्रोल करने वाला फैक्टर कौन सा आ जाता है हमारे पास, जिस पे ये बेस करता है बच्चों, वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा हमारे पास, मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, LDF फोर्स, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपने याद रखना है कि बच्चों इस साइज ऑफ मॉलिक्यूल का ताल्लुक कितनी चीजों से है, दो चीजों के साथ है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी आ जाती हैं, पहली चीज हमारे पास आ जाती है साइज ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एटम का साइज अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का साइज भी क्या होगा, ज्यादा। मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा तो ऊपर वाले सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अब इस साइज ऑफ एटम को बच्चों तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए हम जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनका वाहद सहारा क्या है, LDF फोर्स। बच्चों एक हमारे पास कौन सी आ जाती है, ग्रुप
7-8A नॉन पोलर मोनोटॉमिक गैसेस, दूसरा ग्रुप 7A नॉन पोलर डाई एटॉमिक एलिमेंट। बच्चों ग्रुप 8A में हमारे पास कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का साइज सबसे क्या है? स्मॉल। नियोन का उससे थोड़ा सा बड़ा, आर्गोन का उससे थोड़ा सा बड़ा, बच्चों क्रिप्टॉन उससे थोड़ा ज्यादा, और इसी तरह जो हमारे पास जेनॉन है इसका साइज उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? रेडॉन का। तो बच्चों देखो साइज बढ़ रहे हैं, सारे नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। डाउन दी मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 8A, डाउन दी मॉलिक्यूल साइज बढ़ रहा है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, एलडीएफ फोर्स बढ़ रही है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो भी हमारे पास टॉप से बॉटम की तरफ क्या करेगा? इंक्रीज। ये आगे चल के भी बात आएगी तो इसको ज़हन नशीन करना है। कहा जाए किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? रेडॉन का। बच्चों इसी तरह ग्रुप 7A के मेंबर्स कौन कौन से आ जाते हैं? डायटोमिक हैं लेकिन नॉन पोलर हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, इसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। ये डायटोमिक हैं बच्चों, इनमें भी हमारे पास टॉप से बॉटम की तरफ साइज क्या करेगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ने से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा? हमारे पास इंक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन का है, सबसे कम फ्लोरीन का है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जो मैंने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉट ओनली कंट्रोल thermodynamic properties, physical properties as well as physical state. That's why this fluorine and chlorine exist in gaseous state. Bromine is a red brown liquid. और बच्चों ये जो आयोडीन है it exists in a solid state. तो difference of physical properties is also based on LDF forces. ये था साइज ऑफ एटम जिसकी बेस पे ये सारी बातें थी। बच्चों दूसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा आ जाता है? दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एटम्स। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी मॉलिक्यूल्स के साइज को इंक्रीज करने का रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन बात हम ज्यादातर किसके अंदर कर रहे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो बच्चों अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। बच्चों नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास जो है ना वो सेम भी हो सकते हैं, और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या भी हो सकते हैं? डिफरेंट भी। डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। सेम नंबर ऑफ एटम्स मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के आइसोमर्स की बात भी हो सकती है। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो बुक के अंदर ज्यादा एक्सप्लेन किसको किया हुआ है? अल्केन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन भी आप कह सकते हो, अल्कीन भी कह सकते हो, अल्काइन भी, सारे नॉन पोलर हैं। अल्कीन अल्काइन स्लाइटली पोलर होते हैं, लेकिन ये जो अल्केन्स हैं बच्चों, जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर प्योरली नॉन पोलर। मीथेन, इथेन, S6, प्रोपेन 6 + 2 8, ब्यूटेन 8 + 2 10 according to its formula, and so on.
तो बच्चों इनमें भी ज़रा ऑब्जर्व करें आप, नंबर ऑफ एटम्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ेगा तो जब वो टकराएगा, टकराने के बाद पोल्स अच्छे बनेंगे। पोल्स अच्छे बनेंगे तो हमारे पास जो डाउन दी सीरीज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही वजह है कि बच्चों हम कहते हैं कि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स हैं, इसमें C1 से लेके C4 तक दे आर कैटेगराइज इनटू गैसेस। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एटम्स कम है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। सेकेंडली C5 से C17 तक दीज आर लिक्विड्स। फिजिकल स्टेट का भी ताल्लुक इससे है। C18 से बच्चों ऑनवर्ड ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वैक्सी सॉलिड्स की फॉर्म में। समझ लग गई इस बात की? तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्केन्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट। और बात हम किसकी करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। अब बात आ जाती है कि सेम, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। बच्चों अगर हम सेम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, ये बात हो रही है सेम नंबर ऑफ एटम्स की। सेम नंबर ऑफ एटम्स का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के आइसोमर्स भी तो होते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताता हूँ किसकी, C5H12 की, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेंटेन का। अब बताएं ज़रा, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़नी है। पेंटेन के बच्चों कितने आइसोमर्स होते हैं? तो पेंटेन के आइसोमर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? एन पेंटेन, एन पेंटेन C5H12। दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाता है, आइसोपेंटेन। इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप होता है। और तीसरा कौन सा आ जाता है, नियोपेंटेन। नियो, जिसमें हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं। तो बच्चों अगर हम एन की बात करें तो ये जो है ना अनब्रांच्ड होता है स्ट्रेट चेन के अंदर। आइसो की बात करें तो इसमें एक ब्रांच आ जाती है। नियो की बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी है, 2 ब्रांचेज आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो है अनब्रांच्ड है, इसके अंदर एरिया ऑफ कनेक्शन विद अदर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा है। ये जो है इसमें ब्रांच होने की वजह से ये सर्कल में जा रहा है। सर्कल में एरिया ऑफ कनेक्शन क्या होता है, कम होता है। एरिया ऑफ कनेक्शन जब कम बनेगा तो बच्चों इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, नियो का ब्रांच जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम। या आपने यहाँ पे बात लिख लेनी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अनब्रांच्ड ये ज्यादा होता है किसकी निस्बत, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड की निस्बत। तो बताएं अब इनमें से, ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, याद रखना है। ये जो एन पेंटेन है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा एज कंपेयर टू आइसो। और सबसे कम किसका होगा, नियो का। बच्चों ये जो एन होता है इसका होता है हमारे पास 36 डिग्री सेल्सियस। जो आइसो है इसका कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। और जो नियो है इसका जस्ट कितना होता है, 9 डिग्री सेल्सियस। 36, 27, 9 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारे पास LDF फोर्स दैट एग्जिस्ट इन ऑल टाइप मॉलिक्यूल्स। पोलर कॉम्बिनेशन है, पोलर नॉन पोलर है, बट इट इज सिग्निफिकेंटली यूज्ड इन नॉन पोलर। बाकियों में ये एज ए सेकेंडरी रोल प्ले करेंगी क्योंकि साइज तो उनका भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सब टाइप दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास एक टाइप है, किसकी, सब टाइप है। ये कोई अलहदा से हम डिस्कस नहीं करते। टाइप ऑफ डायपोल
dipole force, but it is stronger than dipole force. ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है डायपोल फोर्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है कि इट इज 20 टाइम्स लेस स्ट्रोंगर देन कोवलेंट बॉन्ड। नो डाउट कि ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंपैरिजन भी जो है ना वो हम किससे कर सकते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड से। सपोज अगर कोवलेंट 100 पे टूट रहा है ना, 100 पे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 20 टाइम्स कम एनर्जी चाहिए होगी, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 20 तो 5 आ जाएगी। ये 100 पे टूट रहा है तो ये 5 पे। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। बच्चों, व्हाट आर द कंडीशन विच रिक्वायर्ड टू डिस्टिंक्शन बिटवीन डायपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो आपने याद रखना है ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होती है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, वो किसके साथ अटैच होगा, 3 एटम के साथ। फोन का वर्ड आपने याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हाइड्रोजन इन 3 के साथ सिर्फ अटैच होगा तो इसी फोर्स को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, तो अगर इन 3 के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अदरवाइज वो डायपोल फोर्स है। डायपोल फोर्स हर पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है और हर पोलर में अगर H फ्लोरीन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लगा होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बच्चों, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स, उसको देखना जो है ना वो ज़रूरी है। एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन हम चंद एक एग्जांपल्स में सबसे पहले बात किसकी करेंगे, वाटर की। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑलरेडी किसके साथ अटैच है, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ। ये ऑक्सीजन जैसे ही अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ आएगा, नेबरिंग मॉलिक्यूल के करीब आएगा, तो ये ऑक्सीजन जो है ना वो उनके साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का। बताओ ये पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक मॉलिक्यूल वाटर का कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये बात याद रखनी है। ये सारी बात है, ये आगे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है 3 डायमेंशनल। तो वाटर, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ये बात आपने जहन में रखनी है। और कैसी बॉन्डिंग होती है इसकी, 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो इसमें एग्जिस्ट करती है। इस वाटर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है HF का। बच्चों, HF भी पोलर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। तो इन अ जिगजैग मैनर ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ एक फोर्स डेवलप करेगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं, जिगजैग। बताएं HF पर मॉलिक्यूल हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म,
1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है इसकी? जिगजैग। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा आ जाता है? तो अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो हमें मिल रही होती है, वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड अमोनिया, NH3। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, उनको भी आपने देखना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों अमोनिया में नाइट्रोजन ज्यादा पोलर है, तो बेरिंग पार्शियल, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बेरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस नाइट्रोजन डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। बताएं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है? पहले तो ये पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? लीनियर, याद रखना है आप, ठीक। अच्छा, अब इन तीनों में ही जो है ना, अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, ज्यादा दूर नहीं हम जाते, इन तीनों की बात ही करते हैं। इन तीनों में बताओ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर है? दो बातें मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड ये किस में होता है? और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये किस में होता है? बच्चों अगर आपको जो ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। कुछ बच्चे कंटिन्यूसली लेक्चर तो देख रहे हैं, अब सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो बच्चों आप सब्सक्राइब भी करें, ये हमारे लिए एक एप्रिशिएशन है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों इसका ताल्लुक किससे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है यार? HF में। बॉन्ड इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ताल्लुक किससे है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। बताओ किस में बॉन्डिंग किस में ज्यादा है? वाटर में। और याद रखना है बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो क्या होता है हमारे पास? ज्यादा होता है। किसकी निस्बत? बाकियों की निस्बत। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं बच्चों। अदर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है कि जिसमें ROH जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप कर रहा होता है। H आ गया और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया। इसी तरह बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि वो एक डाइमर की फॉर्म में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी तरह हमारे पास क्या होता है? R और साथ कौन सा ग्रुप आ जाता है? H। बच्चों दूसरी साइड से भी जो कार्बन है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके साथ एक क्या लगा हुआ है? H। डबल बॉन्ड क्या है? ऑक्सीजन। और साथ क्या लगा हुआ है? R। H के सामने ऑक्सीजन को आपने रखना है, तो ये देखो ये भी एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर रहा होता है, लेकिन पर मॉलिक्यूल कितनी? 2। तो ये एक साइक्लिक डाइमर बना रहा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, और भी एग्जांपल्स इस तरह की हो सकती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, लेकिन जो हमारी बुक के अंदर है वो कुछ इसी तरह से ही है। कमेंट के अंदर मुझे आपने बताना है वो एग्जाम्पल जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हैं। इंट्रा
एक ही मालिक्यूल में एटम्स के दरमियान, ये तो मालिक्यूल के दरमियान है ना जितनी हमने पढ़ी है। चलो एक एग्जांपल मैं प्रोटीन्स की दे देता हूँ, दूसरी एग्जांपल कमेंट में आपने बतानी है। तो बच्चों बताओ ओवरऑल जो है ना वो हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा? रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस सारी फोर्सेस को हम कंक्लूड करते हैं कि रिलेटिव ऑर्डर हमारे पास क्या होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पता कौन सी होती है? याद रखना है, आयन डायपोल फोर्स। इसकी जब हम एनर्जी को देखते हैं ना, तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सबसे क्या होती है? ज्यादा। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। फिर आपने किसको रखना है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। फिर आपने किसको रखना है? डी फोर्स को, डायपोल फोर्स। और फिर हमने किसको रखना है? डिबाई को। अच्छा, ये जनरल ट्रेंड की बात हो रही है, जनरली हम कहते हैं। और सबसे वीक फोर्स कौन सी है? एलडीएफ। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में एलडीएफ फोर्स इवन स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयोडीन साइज में बहुत ज्यादा हो गया ना, जब साइज ही बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आयोडीन तो डोमिनेंट हो जाएगा ना अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। ठीक है, तो बच्चों ये आपने जो है ना एक रिलेटिव ऑर्डर याद रखना है। अब जल्दी से जो है ना आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो अभी हमने जो है ना वो देखा है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है ना कुछ एमसीक्यूज, इन सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम समराइज करते हैं और मुझे आप बताएंगे कमेंट के अंदर इनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन, एक्सरसाइज का भी एमसीक्यू है। एंड क्लोरोफॉर्म। बच्चों इस मिक्सचर के अंदर बताओ फोर्स कौन सी होगी? शाबाश, आपने जो है ना फोर्स बतानी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी? ये ऊपर वाली ऑप्शन बना लो। एलडीएफ फोर्स है, डिबाई, डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? ये बच्चों आपने बताना है कौन सी फोर्स होगी। शाबाश, कमेंट के अंदर इजहार करना है आपने। ठीक है, आंसर का इजहार करना है, मोहब्बत का इजहार नहीं करना आपने। केमिस्ट्री से, ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर। चलो खैर, बात आगे निकल जाएगी बच्चों। अच्छा बताएं जी, आयोडीन एंड CCl4 ऑन मिक्सिंग, जब मिक्स करते हैं तो तब इनमें कौन सी फोर्स हो जाएगी डेवलप? बच्चों ये आपने बताना है इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास जो है ना आपने बताना है कि ग्लूकोज dissolved in water by developing which type of force? ठीक है, ये आप बता दीजिएगा। इसी तरह बच्चों एक दो और कि हमारे पास नोबल गैसेस sparingly soluble in water। ये बुक 2 चैप्टर 5 पंजाब का जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि नोबल गैसेस वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं कौन सी फोर्स को डेवलप करते हुए। इसी तरह एक और क्वेश्चन चलें, ब्रोमीन एवेपोरेट बाय ब्रेकिंग, आसान है ये भी, विच टाइप ऑफ फोर्स। चलें बस काफ़ी है बच्चों, इसके आंसर आपने कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताने हैं। ठीक है, हमारा ये पहला लेक्चर लिक्विड का कंप्लीट हो गया। जब तक अंडरस्टैंडिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की नहीं होगी तब तक आप जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन को नहीं समझ सकते। ठीक है जी, यहाँ तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।